हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेकर के आया हूँ 2015 का। देखिएगा, 2015 क्वेश्चन बैंक में जो है दो पार्ट है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वह है पार्ट 1 वीडियो। तो देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे दिखेगा, ये क्वेश्चन देखिएगा गौर से। तो हर बार हर क्वेश्चन बैंक में एक एक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग इसे गौर से देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/, अल्फा और 1/, बीटा का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन जो है 2014 के फर्स्ट सिटिंग में भी और सेकेंड सिटिंग में दोनों में पूछा गया था और आगे भी पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, हमें क्या हल करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हल करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा बीटा, प्लस बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, अल्फा। अब गौर से देखिएगा, तो ये जो क्वेश्चन आ गया वह अल्फा प्लस बीटा के रूप में आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, उसे हम कहते हैं शून्यकों का योगफल। और हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। उसी प्रकार से हर के रूप में क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है सी बाई ए। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो मान बचा हुआ बचा बी बाई सी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि बी और सी का मान होता क्या है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणक, अर्थात एक्स स्क्वायर को जिस राशि से गुणा किया जाता है उसे हम लोग ए कहते हैं। तो ए का जो मान है वह दिया हुआ है 1। इसी प्रकार से बी जो होता है, एक्स का जो गुणांक होता है उसे हम लोग बी कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 से तो हम गुना कर ही सकते हैं। तो बी का जो मान हो गया वह 1 के बराबर होगा। और सी की बात रहा तो सी होता है अचर पद। और यहाँ पर गौर से देखिएगा, तो आपका जो अचर पद है वह कितना दिया हुआ है, -2। हम लोग चिन्ह के साथ लिखेंगे तो हमारे पास ए का मान 1 आ गया, बी का मान 1 आ गया, सी का मान आ गया -2। अगर हम इसमें यहाँ पर फिल करेंगे तो बी का मान कितना दिया हुआ है, 1, माइनस तो सूत्र का ही है, और सी का जो मान दिया हुआ है वह दिया है -2। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर हर में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/2। और 1/2 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। क्वेश्चन की डिमांड है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए कोमा बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये शून्य जो है हर सवाल में पहले क्या दिया होता था, अल्फा और बीटा। इसमें क्या दे दिया हुआ है, ए और बी। यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, जैसे अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकालते हैं वैसे इसका शून्य क्या दिया हुआ है, ए बी। हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी का अर्थात क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा, अर्थात शून्यकों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी और ए का मान फाइंड करना हमें। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। एक्स का गुणांक जो होता है उसे हम लोग बी कहते हैं। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, एक्स का गुणांक जो है कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। और अचर पद जो होता है उसे हम लोग सी कहते हैं। तो अचर पद का जो मान है वह कितना दिया हुआ है, सी। इसमें हम लोग बैठाएंगे तो एक तो सूत्र का माइनस है और एक जो है इस बी का माइनस है। तो इसका माइनस में उठाइएगा तो ये हो जाएगा, और ए का जो मान है कितना आया है, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 2/1। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर, देखिए इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। तो देखिएगा, तो दो परमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परमेय संख्या होती है। जैसे हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन 9th क्लास में भी पढ़े थे, जैसे 1 और 10 के बीच अगर हमें परमेय संख्या फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं, पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना तो लिख ही सकते हैं। इसके अलावा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2.1 तो लिख सकते हैं, 2.11 भी लिख सकते हैं, 2.111 भी लिख सकते हैं, 2.12 भी लिख सकते हैं, 2.13 भी लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जितना लिखे उतना कम है हमारे लिए। तो कुल मिला के बात क्या हुई, जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, तो वह होती है अनंत। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। बहुलक अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि जिस चरमान की बारंबारता जो है सबसे ज्यादा होता है वही उसका क्या होता है, बहुलक। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, ए में दिया है कम से कम बारंबारता का मान, बी में दिया है मध्यतम मान, सी में दिया हुआ है अधिकतम बारंबारता मान और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी, क्योंकि इसी क्वेश्चन में क्या है, अधिकतम बारंबारता का मान ही जो है बहुलक है। बहुलक से भी हर सेट में जो है एक एक क्वेश्चन तो पूछता है। जैसे देखिएगा ये जो ऑप्शन है सी क्या कर रहा है, अधिकतम बारंबारता वाला मान। जैसे देखिएगा 1 2 3 1 4 1 5 7 1। अब इसमें कहा जाए कि बहुलक क्या होगा, तो देखिएगा तो एक क्या बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। दो कितने बार आया है, एक बार ही आया है। और जो है तीन जो है एक ही बार आया है, चार एक ही बार आया है, पांच एक ही बार आया है। तो एक की जो चरमान है वो चर बार है वो कितना दिया हुआ है, चार। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में तो बहुलक हो जाएंगे कितने, चार। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक कितना होता है, तो वह बस अधिकतम बारंबारता वाला मान ही होता है, जिसका जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए ये समान ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। इसे हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखिएगा सम्मुख भुजा बराबर करने का मतलब क्या होगा, जो है ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। उसी प्रकार से ए डी और बी सी भी आपस में क्या है, सम्मुख भुजा है, तो ए डी बराबर भी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को पूरे व्याख्या के साथ समझेंगे तो समझिए ये क्या है, एक वृत्त है और हम लोग जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वह क्या होती है, समान होती है। तो ये देखिएगा ये क्या है, एक प्रकार का वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु क्या दिया हुआ है ए, इसको कुछ मानना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं पी, इस स्पर्श बिंदु को हम लोग मानते हैं क्यू, इस स्पर्श बिंदु को हम लोग मान लेते हैं आर, और इस स्पर्श बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं एस। तो यहाँ पर देखिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है वृत्त है उसके बाहर एक बिंदु तो ए है, तो ए बाह्य बिंदु हो गया, तो स्पर्श से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उस दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा एपी बराबर क्या हो जाएगा एस, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से और देखिएगा तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, क्योंकि बिंदु जो बी है वो भी कहीं बाहर में स्थित है, तो ये भी क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, समान होती है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो सी है ये भी बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए आर सी बराबर सी क्यू, समीकरण मान लेते हैं थर्ड। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो बिंदु डी भी क्या है, बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा भी क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर बराबर डी एस, समीकरण क्या हो गया 4। अगर इस चारों समीकरण को जोड़ दे तो हमारा जो परिणाम आएगा क्या आएगा, देखिए समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड जोड़ थर्ड जोड़ फोर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एपी प्लस बीपी प्लस आरसी प्लस डी आर बराबर क्या आ जाएगा एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो गौर से अगर देखिएगा तो एपी बीपी चलते हैं हम लोग फिगर पर, एपी प्लस बीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए भी पूरा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आरसी और डीआर देखिएगा, आरसी और प्लस क्या हो गया डीआर, इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीडी लिख सकते हैं। इधर अगर देखिएगा तो एएस और डीएस, कहाँ है एएस डीएस, देखिए एएस और डीएस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं। और क्या बचा हमारे पास बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं। हम लोग समांतर चतुर्भुज के परिभाषा से जानते हैं कि ए बी बराबर क्या होता है सी डी, और ए डी बराबर क्या होता है बी सी। तो यहाँ पर ए बी को रहने देते हैं, और ये जो सी डी है, सी डी के बदले हम लोग ए बी तो लिख ही सकते हैं। इधर देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, ए डी को रहने देते हैं, और बी सी के बदले हम लोग फिर से ए डी लिख सकते हैं। तो हमारा जो मान आया क्या आया, ए बी प्लस ए बी को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2ab, और एडी को एडी से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2ad। यहाँ पर देखिएगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो मान आया क्या आ गया, ए बी बराबर एडी।
अब गौर से देखिएगा, एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, और ये जो ए बी है वो सी डी के भी बराबर है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा जो हमारा परिणाम आया, सभी भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, और सी डी जो है ए डी के बराबर है। और यदि किसी चतुर्भुज में सभी भुजा यदि किसी चतुर्भुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। तो अब गौर से इस ऑप्शन को देखिएगा, तो वो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो देखिएगा, बिंदु दिया है हमारे पास 2, 3 और दूरी कर रहा है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु क्या होता है, तो देखिएगा जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो नियामक होता है वह क्या होता है, 0, 0। और ये जो बिंदु दिया है कितना दिया है, 2, 3। तो मान लीजिए एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ। तो 2, 3 जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, लगभग में यहाँ पर हो जाएगा 2, 3। और इसकी जो दूरी हम मूल बिंदु से निकालेंगे तो कैसा मान आएगा, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसको ए मान ले और इसको ओ मान ले, तो हम जो दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर, ओ का नियामक क्या हुआ, 0, 0, ए का नियामक क्या हुआ, 2, 3। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, x1 y1। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, x2 y2। अगर हम OA का जो मान निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या यहाँ पे देखिएगा तो x2 का मान जो है कितना दिया है, 2, x1 का मान कितना दिया हुआ है, 0। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। y2 का मान कितना हो गया, 3, और y इसका मान हो गया 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, 3 का होगा 3 तिया 9, 9 4 तो 13। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं क्योंकि मूल बिंदु की जो दूरी होता है उसका डायरेक्ट भी सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे, ये किसका मान हुआ x का और ये किसका मान हो गया y का। तो यहाँ भी हो जाता 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी कितना हो जाता, 4 और 3 दिया 9 हो जाता। तो 9 4 कितना हो गया, 13। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, सी। तो दोनों विधि से बना सकते हैं, आप ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, जो आसानी लगे उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड में दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन जो है 19,404 cm³ है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए गौर से, एक अर्धगोला है जिसका जो आयतन दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 19,404 cm³। अगर अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला की बात करिएगा तो वो क्या होता है, 2/3 πr³। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। क्योंकि जब तक त्रिज्या फाइंड नहीं होगा, रेडियस फाइंड नहीं होगा, तब तक जो है हम लोग संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकाल सकते। तो पहले हम लोग r का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पाई का मान हमें नहीं चाहिए, तो पाई का मान जो होता है वह कितना दिया होता है, 22/7, या होता है 3.14। हम लोग 22/7 ही लेते हैं क्योंकि इसी से काम चल जाएगा। अब देखिएगा, तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे 2 एकम 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 1 2 7 14, 0 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अभी भी देखिएगा, तो 2 से ही पहले कैंसिल करते हैं। 11 दूनी कितना हुआ, 22। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 एकम 2। अब यहाँ पर कितना बचा, 11। यहाँ पर कितना बचा, 48 5 1। तो देखते हैं 11 से कैंसिल होता है क्या। देखिए 11 एकम 11, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 11 चौक होता है 44, बचा 4, 4 और 5 कितना हो गया, 45। 45 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 चौके 44। हमारे पास बचा 1, 1 को 11 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1। तो कुल मिला के बाद क्या हुई, यहाँ पे बचा जो हमारा r³ 21 बराबर कितना बचा, 441। तो यहाँ पर ये जो 21 है किसके रूप में, हर के रूप में है, अर्थात डिवाइड के रूप में। इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, गुना के रूप में होगा। यहाँ पर एक चीज और देखिए, एक 441 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 गुना 21, और 21 तो ये है, और यहाँ पर पावर 3 हटाएंगे, इसमें कितना रूट चलेगा, तीसरा रूट। तीसरा रूट का अर्थ क्या होता है, घनमूल निकालना। घनमूल समझते हैं क्या होता है, अगर कोई राशि तीसरे रूट में हो तो हम 3 में से 1 फाइंड कर लेते हैं। तो आर का जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है,
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह होता है 3πr²। देखिए क्या होता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का एस होता है, क्या होता है 3πr²। या देखिएगा 3π का मान कितना होता है 22/7 और r का मान कितना निकाले हैं 21 का स्क्वायर। तो क्या करते हैं 22/7, 21 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, कितना होगा 7×21। अब हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो देखिए 22×3 66, 21 कितना हो गया 63। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4158, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। cm² ऑप्शन नंबर ए में होगा, तो यही होगा हमारा आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। देखिए निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह होती है 1 के बराबर। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ऐसे ही पूछा जाए कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी तो वह हो जाएगा 0। प्रायिकता का मान पूछेगा तो प्रायिकता का मान जो होता है 0 से लेकर के 1 तक ही होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब प्रायिकता का जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है, देखिए 0 बना दिए 1 बना दिए। प्रायिकता को जो है हम लोग पीई से सूचित करते हैं। इसका मान क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या इधर 0 से छोटा होगा, या फिर किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न से बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड क्या था, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो निश्चित घटना की प्रायिकता होगी 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा, ये डायरेक्ट सूत्र है। तो 1 + tan² थीटा का जो मान होता है वह होता है sec² थीटा का मान। अगर आप लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला और क्षेत्रमिति का फॉर्मूला सारा रखते हैं, याद रखते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि 7 से 8 नंबर तो केवल फॉर्मूला पूछ लेता है, जैसा आज का परीक्षा का पैटर्न है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 1/√3 इसका मान है। तो देखिएगा 1/√3 है वह tan 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री का। लेकिन आपका जो ऑप्शन है पाई के रूप में दिया है, ए में दिया है π/3, बी में दिया है π/3 6 कोट π/3। तो ये जो है रेडियन में दिया हुआ है। आप लोग क्लास 11th या फिर 12th में जाइएगा तो 2 टाइप से पढ़ना है एंगल, एक तो थीटा में ही पढ़ना है, डिग्री में ही पढ़ना है, और एक इसमें पढ़ना है रेडियन में पढ़ना है। तो यहाँ पर रेडियन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेडियन में डिग्री में जो है पाई का मान कितना होता है, अगर डिग्री में देखिएगा पाई का मान तो वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 30 के लिए क्या होगा, तो 30 के लिए जो होगा देखिएगा ऑप्शन जो दिया हुआ है सी हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसका मान कितना दिया है π/6। तो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री बाई 6, काटिएगा इसको 36×18, यहाँ पर क्या आ जाता है tan 30 तो आ जाता है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह हो जाएगा सी।